नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपनी भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और इसकी अहमियत और महत्व को प्रत्येक देशवासी को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर, अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। ये भारतीय अवाम ताकत दल का पूरे देश में भारतीयता आधारित आपसी एकता, आपसी भाईचारा, आपसी अखलाक मोहब्बत, आपसी सद्भाव इत्यादि को लाने के लिए जो ये इसकी मुहिम चल रही है, अभी फिलहाल YouTube के पैगाम के माध्यम से और कितने पैमाने पर इसका विस्तार हो रहा है, यह एक विषय हो सकता है, लेकिन भारत के कोने कोने से खास करके उन क्षेत्रों में जहाँ पर शायद हिंदी को समझने में कोई दिक्कत हो सकती है, मैंने ऐसी एक विचार है कि दिक्कत हो सकती है। उन क्षेत्रों से भी, तमिलनाडु से, पांडिचेरी से, केरल से और खैर कर्नाटक से, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से तो है ही, और सुदूर जो है आसाम वगैरह से भी और अंडमान निकोबार से भी, लक्षद्वीप से भी, वहाँ से भी ये प्रतिक्रियाएँ और भारतीय एकता की अहमियत और भारतीय एकता इस मुल्क के अस्थायित्व के लिए ज़रूरी है, इस तरह का एहसास जो है वो हमारे भारतीय भाई बहन उन इलाकों में, उन क्षेत्रों में ये क्रमशः जो है वो प्रकट कर रहे हैं। इस तरह की अनुभूति जो है तो और खास करके राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और भी जो हम उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है, पंजाब है, हरियाणा है, जम्मू कश्मीर से भी आते हैं। तो ये वास्तव में प्रतिक्रियाओं का जो माने जो प्रदर्शित किया जाता है वो फेसबुक पर जो है उनकी प्रतिक्रियाएं जो है देखी जाती हैं और कोई भी वीडियो जो है 50,000 60,000 के आसपास जो है के लोगों के बीच में जा रहा है। कुछ लोग अपनी प्रतिक्रियाएं भी देते हैं उस पर, लेकिन इतना तो आप लोग सभी जानते हैं कि चूँकि हमारे देश में विखंडनकारी ताकतें हैं, जो कि राजनीतिक दलों के वेश में एक सच्चाई है। हमारे भारतीय भाई बहन भी अभी उन्हीं विखंडनकारी ताकतों के शिकार, मानसिक गुलामी के शिकार, अभी उसी जातिवाद में,
संप्रदायवाद या सांप्रदायिकता में, भाषावाद में, प्रांतवाद में इत्यादि दलदलों में फंसे हुए हैं। ये भी एक सच्चाई है। और ये सभी लोग जानते हैं कि पूरे देश में भारतीय एकता लाना कितना बड़ा कठिन काम है। अक्सर लोग ये सभी को मालूम है, जिसको बोलते हैं कि हरकुलियन टास्क। और जब शुरू में मैं समझता हूँ कि 8-10 साल पहले जब मैं एक गांव में काफ़ी शुरू किया था, और वो हमारा इस्लाम आस्था वाला भारतीय भाई बहनों का तबका था, तो एक बुजुर्ग ने भी कहा था कि जो भारतीय एकता का जो काम है, यह उन्होंने बहुत बुजुर्ग है और उनकी बात हमको आज तक भी याद है कि भारतीयता आधारित एकता और भाईचारा का ये जो काम है, ये असंभव तो नहीं है, लेकिन वो इतना कठिन है कि असंभव के बहुत करीब है। तभी से ये मेरे मन में ये विश्वास जो है और जो है दृढ़तर हो गया, और मेरा विचार और ये मेरी भावना और बलवती हो गई कि जब तक मेरा जीवन है, मेरे सांस में सांस है, मैं पूरे देश के लोगों को भारतीयता के आधार पर एक करने में और एक करने के लक्ष्य को जो है प्राप्त मैं करूंगा। शुरू में और अब तक दिक्कतें हो रही, कई लोग कह रहे थे कि विचार तो ठीक है, लेकिन वो कुछ तंज कसते हुए, व्यंग कसते हुए कि भाई हमारे देश में विचार को बेचना पड़ता है, बिकना पड़ता है, और विचार जो दिखता है वही बिकता है। एक उनकी कहावत है, जो तंज कसने वाले, व्यंग कसने वाले ने कहा कि जो दिखता है वही बिकता है। और इस प्रकार के तमाम इस तरह के व्यंग कसने वाले लोग मिले। अब वो दिखता है और बिकता है कि पहली में हम कहाँ तक उसके उलझन में हम उसका शिकार बने, यह एक अलग प्रश्न खड़ा हो गया। लेकिन धीरे धीरे लोगों में ये व्यक्तिगत रूप से इससे प्रचार करने लगा, और फिर एक राजनीतिक दल भी बनाया, भारतीय अवाम ताकत दल। फिर उसको चुनाव आयोग से उसका पंजीकरण करवाया। हर एक जो है बहुत कठिन कार्य थे, वो भी व्यक्तिगत तौर पर। और अब ये हुआ कि जब तक ये भारतीय अवाम ताकत दल को चुनाव का या ईवीएम मशीन की मुहर नहीं लगेगी, और जनता के समर्थन जो है ईवीएम मशीन के द्वारा प्रमाणित नहीं होगा, तब तक ये बात आगे बढ़ नहीं पाएगी। तो जैसा कि बताया गया है कि जो है YouTube के माध्यम से तो तुपरा वो चल ही रहा है। और फिर हमारे जो राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं श्री तारिक खान जी, बराबर इस बात पर बिल्कुल वो गौर किए हुए हैं, ध्यान लगाए हुए हैं कि कहाँ कहाँ इस संबंध में प्रतिक्रियाएँ आती हैं, और इस पर हम लोग आपस में विचार विमर्श भी करते हैं। तो इसी को लेकर के एक विचार विमर्श हुआ कि हमारे देश के लोग प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, इसके समर्थन में कहते हैं, लेकिन उनसे कोई संपर्क सूत्र नहीं, वो उनसे संपर्क सूत्र स्थापित करने का कोई जरिया नहीं है कि यदि हम उनसे बात कर सकें
वो अपनी कुछ समस्याओं के भी विषय में वो बता सकें, और इसका कैसे और विस्तार हो इस पर यानी 2-4 बात उनसे हो सके। तो इसकी ज़रूरत जो है बहुत महसूस की गई कि भाई इसका समर्थन दिया गया, इसकी तारीफ की गई, लेकिन इसी से काम नहीं चलेगा, इसका विस्तार करना होगा और इसमें आने वाली दिक्कतों पर सभी को विचार करना होगा। उसके लिए सबसे आवश्यक है संपर्क सूत्र। तो इसलिए इस काम को आगे बढ़ाने के लिए हमारा जो है 2-3 प्रदेशों में वो तंत्र है, नेटवर्क है, लेकिन फिलहाल इस समय हमारे 2 पदाधिकारी जो कि इस काम के लिए बहुत सक्रिय हैं, मैं उनका नंबर वो बोल देता हूँ और उनके पद के भी विषय में बोल देता हूँ। आप जो है वो संपर्क नंबर मोबाइल का आप उनको दे दीजिए, और यदि अपना नहीं दे सकते हैं तो कौन इसमें सक्रिय रूप से ज़्यादा सहायक हो सकते हैं, उनका भी अपने किसी परिचित का, रिश्तेदार का, जो भी परिजन का भी आप दे सकते हैं। ये आपकी सुविधा पर है। इतना विश्वास रखिए कि इन नंबरों का न तो कोई दुरुपयोग वो किया जाएगा, संपर्क भी आपकी सुविधा अनुसार किया जाएगा, और भारतीय जनता दल की ओर से जो है सिर्फ इसका विस्तार कैसे हो, कैसे और किन बाधाओं को दूर किया जाए, ताकि इसका विस्तार जो है और तेजी गति से प्रभावकारी जो है रूप में उसका विस्तार हो। इसी संबंध में ये जो पदाधिकारी 2 हैं जिनका नाम मैं अभी बताया हूँ, और तो वो आपसे संपर्क करेंगे, आपकी सुविधा अनुसार करेंगे, और भी चीज़ों का जो आवश्यक चीज़ों का ध्यान रखते हुए करेंगे। और आप भी कोई समस्या है, स्थानीय समस्या है, कुछ और भी समस्याओं को बताना है तो आप भी कर सकते हैं। तो और ये जो है यानी भारतीय अवाम ताकत दल की भारतीयता आधारित आपसी एकता, आपसी भाईचारा, आपसी सद्भाव, आपसी इखलाक मोहब्बत को बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है संपर्क सूत्र। तो संपर्क सूत्र के विषय में मैं फिर कह दे रहा हूँ कि वो संपर्क सूत्र अपना भी दे सकते हैं, और इसके लिए कोई उपयोगी सार्थक कोई सदस्य हों, चाहे आपके कोई रिश्तेदार हों, और या आपका कोई परिचित का हो, कोई परिजन हो, उसका भी दे सकते हैं। संपर्क जो है वो उद्देश्य परक होगा, आपकी सुविधा अनुसार होगा, और बगैर उद्देश्य के जो है व्यर्थ में जो है वो संपर्क नहीं किया जाएगा। इतना आप विश्वास रखिए। तो मैं जो है अपने इस भारतीय अवाम ताकत दल के दो पदाधिकारियों का, उनका नाम और उनका पद और उनका मोबाइल नंबर मैं धीरे धीरे बोल देता हूँ। मोबाइल नंबर पहले वो हिंदी में बोले जाएंगे और बाद में उसी को अंग्रेजी में बोला जाएगा। और ये लोग फिलहाल अभी सर्वाधिक जो है सक्रिय हमारे भारतीय अवाम ताकत दल के सर्वाधिक सक्रिय जो है वो ये पदाधिकारी हैं। पहले हैं श्री तारिक खान। क्या नाम है? श्री तारिक खान। और वो जो है राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं। क्या है? राष्ट्रीय संगठन मंत्री भारतीय अवाम ताकत दल के। मैं फिर से मैं इसको दोहरा रहा हूँ। श्री तारिक खान
राष्ट्रीय संगठन मंत्री भारतीय अवाम ताकत दल, ये है। अब इनका जो मोबाइल नंबर है वह है 8585951909। मैं फिर से बोल रहा हूँ हिंदी में ही, 8585951909। अब इसको अंग्रेजी में मैं 2 बार बोल दे रहा हूँ, 8505951909। अब मैं फिर से अंग्रेजी में कह दे रहा हूँ, 8505951909। तो ये हमारे तारिक खान हैं, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, बहुत ही सक्रिय, बहुत ही संजीद, बहुत ही संवेदनशील। आप जब भी इनसे संपर्क करेंगे आप खुद अनुभव करेंगे कि ये माने किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए और कितने ये विनम्र भी हैं और उसको समस्या को सुनने में उसको सुलझाने के प्रयास में कितने आपको तत्पर आपको दिखेंगे। दूसरे हैं श्री अनवार अहमद। उनका संपर्क, अच्छा, श्री अनवार अहमद जो है ये अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश भारतीय अवाम ताकत दल। श्री अनवार अहमद अध्यक्ष उत्तर प्रदेश भारतीय अवाम ताकत दल। इनका संपर्क या मोबाइल नंबर है 9450235162। मैं फिर से वो हिंदी में ही बोल दे रहा हूँ, 9450235162। अंग्रेजी में 9450235162। ये हैं श्री अनवार अहमद, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश भारतीय अवाम ताकत दल। तो ये 2 लोग जो है, जैसे मैंने बताया, बहुत ही सक्रिय हैं। जब भी आप इनसे संपर्क करेंगे, जो जितनी बार मैं बातें बता रहा हूँ, सहयोग करने के लिए और किसी विषय पर वो स्पष्टता के लिए जो है ये हमेशा जो है तत्पर आपको मिलेंगे। और वो जब आप बात करेंगे तो आपका स्पष्ट वो हो जाएगा। हमसे कभी कभी यदि संपर्क करना हुआ तो यही लोग जो है आपका नंबर दे देंगे। और मैं भी कभी कभी जो इच्छुक लोगों से, हालांकि मेरे पास भी वक्त की बड़ी कमी है और भी तमाम वो सक्रियताएँ हैं, फिर भी वक्त निकाल करके वो संपर्क वो किया जाएगा। लेकिन संपर्क जो है बहुत ज़रूरी है। इन दो नामों को और भी ये पदाधिकारी हैं, लेकिन इस संबंध में ये बताना जरूरी है कि कुछ स्वार्थी तत्व इसको इस रूप में कदापि न लें कि इस पार्टी में सिर्फ इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन ही हैं। कुछ स्वार्थी तत्वों का वो ठिकाना नहीं है। वो कभी भी स्वस्थ बात जो है वो सोच नहीं सकते। वैसे तो भारतीयता के माहौल में ये तो देखना ही नहीं है कि वो मुस्लिम है या हिंदू है, सभी लोग भारतीय हैं। लेकिन इनके अलावा और भी कई लोग जो हैं जो दूसरे पांथिक आस्था वाले समुदायों से हैं। तो ये खास करके जो स्वार्थी तत्वों के लिए ये विशेष रूप से उसको बताना है या चेतावनी है कि कदाप इसका
इसकी व्याख्या, इसका मतलब ये न समझें कि ये जो इसमें काफ़ी लोग जो है इस्लाम आस्था से हैं। इसमें जितने भी अलग अलग पांथिक विश्वास वाले हैं वो भी इसके साथ हैं। लेकिन चूंकि ये अभी संपर्क साधने के लिए और संगठन के विस्तार के लिए और आपकी समस्याओं को जानने के लिए, इसका विस्तार कैसे जो है वो प्रभावकारी ढंग से हो सके, ये वो विचार विमर्श के लिए, सारी बातों के लिए ये हमारे जो दो पदाधिकारी हैं अभी उपयुक्त रूप से सक्रिय हैं। इनको भी संगठन का अनुदेश रहेगा, इनको इंस्ट्रक्शंस रहेंगे कि जो भी संपर्क इनको मिलता है तो अमुक भारतीय भाई बहन का को सुविधा का ख्याल करते हुए और उनकी सुविधा अनुसार ही जो है वो संपर्क करें और उनकी बातों पर, उनकी कही गई समस्याओं पर वो संवेदनशील हों और यदि कोई राय बताते हैं तो उसको भी गंभीरता से उसको लें और यदि आवश्यक है तो वो हमसे भी जो है, मुझसे भी जो है विचार विमर्श कर सकते हैं। इन संपर्क सूत्रों का उपयोग जो है एक और किया जाएगा कि हमको जो कि 2-3 प्रदेशों में है उसको और मजबूत करेंगे, माने अपने संगठन का ढांचा, और भारत के शेष जो है वो प्रांतों में पार्टी का ढांचा खड़ा करने में ये संपर्क सूत्र जो है बहुत काम में आएंगे। तो अपने भारतीय आवाम से क्या कहते हैं कि एक कनेक्ट, एक सीधा संबंध के लिए भी ये बहुत काम में आएगा। पार्टी का ढांचा वो खड़ा करने में भी और जनता से सीधे संवाद की बात। अब मोदी जी के पास तो वो मन की बात कहते हैं, वो पूरा तंत्र, ऑल इंडिया रेडियो, कई टेलीविज़न, दूरदर्शन, जो जितने भी वो प्राइवेट चैनल है, टीवी चैनल, सब जो है सबका उपयोग वो करती है, सबका उपयोग भारतीय जनता पार्टी करती है। तो उस तरह का साधन तो इसके पास नहीं है और इसका साधन है कि कोई बात नहीं है, 2-2, 4-4 से भी जो है सीधा संपर्क वो सीधा संपर्क करने की कोशिश की जाएगी। तो सीधा संपर्क भी बहुत जरूरी होता है, तो सीधा संपर्क के भी काम आएगा और संगठन का ढांचा खड़ा करने में आप लोगों के मशवरे के अनुसार, आप लोगों की राय के अनुसार, एडवाइस के अनुसार वो अनुसार जो है यानी भारतीय आवाम ताकत दल का संगठनात्मक मतलब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ढांचा जो है खड़ा करने में ये बहुत मददगार होगा। तो मैंने संक्षेप में बता दिया, बाकी और आवश्यकता होगी तो और मैं बता दूंगा। शायद मैं यही संपर्क जो है संपर्क नंबर जो इन दो पदाधिकारियों को मैं 2 दिन और मैं लूँगा, क्योंकि बहुत आवश्यक होता है, संपर्क बहुत जरूरी है। और इन संपर्क मैंने नंबरों का उपयोग जो है इसका सदुपयोग ही होगा, दुरुपयोग जो है वो हरगिज नहीं होगा। तो इतना आप यकीन करें। और जैसे भारतीय आवाम ताकत दल पर विश्वास करते हैं, इसकी नीयत पर विश्वास करते हैं, इसके मंशा पर विश्वास करते हैं, तो यह भी यकीन करिए कि जो भी नंबर आप देंगे वो भी सिर्फ संपर्क के लिए और उस संपर्क के आधार पर संगठन का विस्तार कैसे हो, इन विचारों का विस्तार कैसे हो, और आपके भी कोई समस्या है जिसको महसूस करते हैं उस पर भी परिचर्चा के लिए उसको भी संज्ञान में लेने के लिए ये बहुत आवश्यक है। यानी सीधा संपर्क जो है बहुत ज़रूरी है। उसमें ये जो है संपर्क नंबर अपना भी दे सकते हैं, या यदि आप आवश्यक समझें
तो किसी मित्र का, किसी रिश्तेदार का, किसी परिजन का भी दे सकते हैं, जिसको आप जो है इसके लिए उपयोगी समझते हो। अब इस विषय पर आ जाइए। भारतीय आवाम ताकत दल जहां एक और भारतीयता आधारित एकता, भारतीयता आधारित आपसी एकता, आपसी भाईचारा, आपसी अखलाक मोहब्बत, आपसी सद्भाव इत्यादि को लाने के लिए सतत और लगातार ये प्रयास कर रहा अभी फिलहाल यूट्यूब के माध्यम से। लेकिन इस संबंध में भी स्पष्ट किया गया कि ये यूट्यूब के अलावा अब वो मैदान में भी आएगा, आप लोगों के बीच में भी आएगा। और जहाँ उसका ये प्रयास एक और ही है। दूसरी ओर जो है भारतीय एकता लाने में कौन कौन बाधाएं हैं, इसके प्रति भी अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को, अपनी आदरणीय भारतीय आवाम को भी जागरूक ये कर रहा है। और ये बात स्पष्ट है कि स्पष्ट है और हमको पूरा यकीन है कि करीब 3,000 से लेकर 4,000 या 4,000 से लेकर 5,000 जितने पंजीकृत वो दल हैं, राजनीतिक दल हैं चुनाव आयोग के पास, और हम बहुत गलत नहीं होंगे तो भारतीय जनता दल मात्र एक ऐसा दल है जो कि पूरे देश में भारतीयता के आधार पर एकता लाना चाहता है। तो बात की जा रही थी कि 4,000 या 4,500 या 3,000 मान लीजिए, जितने भी राजनीतिक दल जो है पंजीकृत हैं चुनाव आयोग में, भारतीय जनता दल शायद नहीं बल्कि निश्चित तौर पर एकमात्र दल होगा जो कि पूरे देश में एकता लाना चाहता है, वो भी भारतीयता के आधार पर। तो और इस समय जो राजनीतिक दल यानी वो सुर्खियों में या प्रोमिनेंस में या जिनकी जानकारी है, उनकी फितरत आप देखते होंगे। कांग्रेस जिसके विषय में भारतीय जनता दल ने बताया कि ये कांग्रेस नहीं है, जो इसकी फितरत है, जो इसका चरित्र और चेहरा है, वो कांग्रेस नहीं है बल्कि ये गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी, गांधी नेहरू परिवार चांडाल चौकड़ी जीएनपीसी है। तो जीएनपीसी और भारतीय जनता पार्टी बीजेपी और ये कम्युनिस्ट या वामदल और फिर जो है स्थानीय क्षेत्र के रूप में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल और तृणमूल कांग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी, वाईएसआरसी, टीडीपी, डीएमके, एआईएडीएमके, अकाली दल और आम आदमी पार्टी, ये सभी जो है हमारे समाज में विखंडन के आधार पर साजिश करके और हम भारतीय भाई बहनों को मानसिक रूप से गुलाम बना करके, वोट छीन करके सत्ता हथियाने की इनकी साजिश रहती है। लबे लबाब यही है। तो ये भारतीय एकता के बिल्कुल एक यानी ये प्रबल जो है वो बाधक है, अब विरोधी भी है। तो अपने विरोध को तो ये प्रकट नहीं करते हैं
बस नहीं करते हैं, लेकिन ये प्रबल जो है बाधक है। और इसमें खास करके जो भारतीय जनता पार्टी है, बीजेपी, जो कि राष्ट्रवाद या देशभक्ति का दम भरती है, इसके संबंध में भारतीय अवाम ताकत दल ने अपने आदरणीय भारतीय भाई बहनों को और अपनी आदरणीय भारतीय अवाम को बताया है कि राष्ट्रवाद के नाम पर और उसकी तथाकथित राष्ट्रभक्ति के नाम पर ये भारतीय जनता पार्टी या उसकी सरकार या मोदी महोदय इस देश को बहुत तकलीफ दे रहे हैं। और उसी से ये स्पष्ट हो रहा है कि इनका जो तथाकथित राष्ट्रवाद है या तथाकथित जो देशभक्ति है, वो छलपूर्ण है, कपटपूर्ण है। इस चीज़ को हमारे सभी आदरणीय भारतीय भाई बहन बिल्कुल इसी रूप में इस सच्चाई को समझें इसको सबसे पहले, वरना ये जो भारतीय एकता की बात की जा रही है और जो राष्ट्रवाद का हिमायती है, उसका दम भरता है, वो सर इसको स्वीकारता है। अरे भाई, कोई एकता की बात करता है, ठीक है, स्वागत योग्य है। हमसे वैचारिक जो है वो विभेद कुछ हो सकता है, राजनीति टाइप का, लेकिन इसका वो स्वागत करने के बजाय ये भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रवाद का मुखौटा पहने हुए, राष्ट्रवाद का स्टिकर लगाए हुए, देशभक्ति का मुखौटा पहने हुए, देशभक्ति का स्टिकर लगाए हुए, इस भारतीय अवाम ताकत दल की भारतीयता आधारित एकता इत्यादि, एकता भाईचारा इत्यादि का वो माने बहुत एक पोटेंशियल प्रबल जो है वो विरोधी बन गई है। और ये विरोध, जैसा कि स्पष्ट हो रहा है, ये विरोध ऐसा नहीं है कि वो राष्ट्रवादी है और हम भारतीय एकता के लिए प्रयास कर रहे हैं तो इसलिए विरोध है। वो विरोधी इसलिए है कि यदि भारतीय एकता आ गई तो फिर इनका जो है सत्ता हथियाने का जो साजिश है, लोगों को भरमा करके, उसका क्या होगा? उनके इस षड्यंत्र का क्या होगा? इसीलिए जो है, नाम तो लेते हैं राष्ट्रवाद का, नाम तो लेते हैं देशभक्ति का, लेकिन उनकी देशभक्ति और राष्ट्रवाद के पीछे सिर्फ है इस देश की जो हमारा भारतीय, जो इस देश में जो भारतीय समाज है, उसमें विखंडन के आधार पर ही सत्ता हथियाना। बीजेपी के जितने सिपह सालार हैं, आप सोशल मीडिया, यूट्यूब पर आप देखेंगे, बड़ी बेहयाई से हिंदू एकता किए रहते हैं। या हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों अर्थात मुसलमान के उनके अत्याचार, उन्होंने मंदिर तोड़ा, तमाम पोस्ट जो है वो डालते रहते हैं। कुछ मेरे पास भी आते हैं और जैसा कि जैसा कि यूट्यूब के ये माध्यम से मैं बताने की कोशिश करता हूँ, जब हिंदू एकता के तमाम पोस्ट आते हैं तो उसके जवाब में मैं उनको यही समझाना पड़ता है कि भाई, इस देश को हिंदू एकता की जरूरत नहीं है। और यही बात हम या भारतीय अवाम ताकत दल पूरे अपने 135 करोड़ भारतीय भाई बहनों को स्पष्ट वो कहना चाहता है
इस देश को हिंदू एकता की जरूरत बिल्कुल नहीं है, बल्कि इस देश के लिए नुकसानदेह है। तो इस देश को हिंदू एकता की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार इस देश में मुस्लिम एकता की भी आवश्यकता नहीं है। इस देश में ईसाई एकता की भी जरूरत नहीं है। इस देश में सिख एकता की जरूरत नहीं है। सिर्फ जरूरत है इसमें भारतीय एकता की, वो भी भारतीयता आधारित। कैसा कि ये मान्यता के अनुसार कि ये न तो हिंदू हैं, ये न तो मुस्लिम हैं, न तो ये ईसाई हैं, न तो सिख है इत्यादि हैं, ये सिर्फ भारतीय हैं। तो इस अवधारणा के आधार पर, इस विचार के आधार पर एकता की आवश्यकता है। तो इस तरह से जो है, जब वो गंदा पोस्ट आता है और हमको देखने को मिलता है, तो वहाँ भी हमको ये लिखना पड़ता है। इसी से आपको अंदाज मिल जाता है कि इस देश में भारतीय एकता को तोड़ने के लिए किस किस तरह के तत्व जो है वो सक्रिय हैं। तो अच्छा, और यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के जो सिखाए पढ़ाए छुट भैये भारतीय एवं ताकत दल के पदाधिकारी के पास जब आते हैं, तो इस भारतीय एकता के विषय में कई अनाप शनाप, उलूल जुलूल, आधारहीन कुतर्क जो है के साथ वो बात करते रहते हैं। कभी कभी गुस्से में बोलते हैं, एकता के कुत्ते भी बोलते हैं, और कभी बोलते हैं हमें एकता तो है ही, और फिर ये बोलते हैं कि अरे वही जो भारतीय जनता पार्टी के सिखाए पड़ा है, पहले तो जो है वो आकर के जो मैसेंजर कॉल होता था फेसबुक इत्यादि का, उस पर आकर के वो बहस करते थे भारतीय अवाम ताकत दल के पदाधिकारी से। जब उनको सलाह दी गई, उनसे निवेदन किया गया कि भाई आप नॉर्मल कॉल पे आइए ताकि और विस्तार से बात की जाए, तो होता नहीं, मन में खोट, मन में चोर। तो इसके बाद वो फूट लिए। अब जो है वो अपना कोई टिप्पणी जो है फेसबुक इत्यादि पर वो देते हैं। खैर जो भी है, तो जो उनका कथन है, उनके कथन से ही उनके मन में क्या जहर भरा हुआ है इस देश के संबंध में, उसको समझना बहुत जरूरी है। हम नहीं कहते हैं कि भाई वो जो है वो भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े प्रतिनिधि हैं, लेकिन उसी से भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता का पता चलता है। वो आके कहते हैं कि अरे यदि ये भारतीय एकता आ गई तो मेरे बगल में मुल्ले भी बैठ जाएंगे, मेरे बगल में चमार भी बैठ जाएंगे। इस तरह से भारतीय जनता पार्टी में क्या चल रहा है, क्या मानसिकता उसमें प्रिवेल कर रही है, उसका नमूना मिलता है उनको। तो समझिए कि जिस संगठन में, जिस ऑर्गेनाइजेशन में, जिस तंजीम में इस तरह की मानसिकता हो कि भाई एकता आने पर उनके बगल में मुल्ले बैठ जाएंगे और जो है और चमार बैठ जाएंगे, इस तरह की सोच। और जबकि बताया भी गया है कि महोदय ये मुल्ले नहीं है, महोदय ये चमार नहीं है, ये अपने भारतीय भाई बहन हैं, और आप भी भारतीय भाई बहन हैं। ये विचार उनमें आता क्यों नहीं है? भारतीय आवाम ताकत दल का तो ये प्रयास है, इसमें कई जो है वो माने आ रहे हैं, और कई बार ये बताया गया है कि हमारे अपने भारतीय समाज का जो है एक बहुत बड़ा तबका जो है
जो अपने को अलग थलग महसूस करता है, जो अपने को ये महसूस करता है कि जो जिस सम्मान का वो अधिकारी है, हकदार है, वो सम्मान उसको शेष समाज से उसको मिल नहीं रहा है। तो उस तबके को तो वो हमारे भारतीय समाज का वो जो है वो भारतीय आवाम ताकत दल के अनुसार हमारा वो उसको उपेक्षित मानते हुए उनके लिए जो संबोधन भारतीय आवाम ताकत दल ने जो बनाया है, जिसका इस्तेमाल करता है और इन्हीं शब्दों से उनको संबोधित भी करता है कि हमारे उपेक्षित भारतीय भाई बहन, चूँकि हमारे भारतीय भाई बहन है, लेकिन इस सामाजिक एक अभिशाप है कि वो अपने को अलग थलग समझते हैं और जिस सम्मान के वो अधिकारी हैं, हकदार हैं और एथराइज्ड हैं, वो उनको शेष समाज से शेष भारतीय समाज से वह मिल नहीं पा रहा है। और कुछ को तो यही इसी तरह के तत्व और हम नहीं कहते कि ये इस तरह के तत्व सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही है। इतना विश्वास रखें, मेरा सामना कई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी हुआ। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं से मैंने करीब 4-5 साल पहले तो कई समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और पदाधिकारी, हालांकि बहुत बड़े नहीं थे, बहुत बड़े वो प्रदेश के अध्यक्ष हों और महामंत्री, कुछ नहीं, लेकिन जिला स्तर के पदाधिकारी मिले समाजवादी पार्टी के, वो भी इसी तरह से कि एक तो समाजवादी पार्टी का कह रहा था कि भाई हमारी तो मजबूरी है, हमारी राजनीतिक मजबूरी है, लेकिन ये मूल्य मुसलमान जो है बहुत खतरनाक है। ये वक्तव्य था समाजवादी पार्टी के एक बहुत महत्वपूर्ण पदाधिकारी का। तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह का जो मन में जहर जो है और वो मन में ही नहीं बल्कि बर्ताव में भी जहर रहता है कि इस तरह से ये भारतीय ताकत दल क्यों बता रहा है कि इस तरह के तत्वों को जरा समझिए और उनकी मानसिक और उससे उस संगठन की मानसिकता को भी समझिए कि भारतीय जनता पार्टी के सिखाए पढ़ाए जो छुट भैया आकर के भारतीय आवाम ताकत दल के पदाधिकारी से जो बात करते हैं तो कहते हैं कि यदि भारतीय एकता आ जाएगी तो हमारे बगल में मुल्ले भी बैठ जाएंगे और बगल में चमार भी बैठ जाएंगे। अब सोचिए, हमारा भारतीय संविधान सबको भारतीय नागरिक की इज्जत बख्शता है, उसको इज्जत देता है। भारतीय आवाम ताकत दल भी उसी से प्रेरणा लेकर के सभी भारतीय भाई बहनों को भारतीय नागरिक का और साथ में भारतीय भाई बहन की और साथ में भारतीय भाई बहन का ये इज्जत बख्शता है और जिसकी की आवश्यकता है। इस तरह की जो माना है, जिस चीज़ की आवश्यकता है उसके पृष्ठभूमि में ये तत्व कहते हैं कि मेरे बगल में मुल्ला बैठ जाएगा, मेरे बगल में चमार बैठ जाएगा जब ये भारतीय एकता आ जाएगी। तो इन्हीं तत्वों के कारण जो है ये सब जो है बहुत बड़ी बाधक हैं जो है वो भारतीय एकता के रास्ते पे। तो वो छोटे स्तर पर ये जो छुट भैया तो उस मानसिकता को दिखाते ही हैं
कुछ ऐसे और भी तत्व हैं जिनको इसी तरह के तत्वों का उनको समर्थन, कुछ इस तरह के और भी क्या कहते हैं कि वो क्या कर सकते हैं, उनको तत्व हैं या देश के दुश्मन भी आप कर सकते हैं, जो कि इन्हीं तरह के तत्वों के समर्थन से हमारे देश में भारतीय एकता को नष्ट करने के लिए वो नफरत लगातार जो है वो फैला रहे हैं। उनमें सबसे आगे नाम है, और भारतीय जनता दल तो उनको गद्दार भी कहता है और देश का दुश्मन भी कहता है, खुलेआम कहता है, और जनता के हित में कहता है और देश के हित में कहता है। पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, उसका बस एक ही इधर उधर की भले बात करेगा, वो थोड़ी सी पृष्ठभूमि बनाएगा, बैकग्राउंड बनाएगा, लेकिन फिर आकर के हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों पर और इस्लाम आस्था पर दोनों पर वो निराधार, अनर्गल, आधारहीन वो जो है वो आक्रमण करता है। इस आक्रमण के जरिए जो है अपने देश में एक भेद विभेद, नफरत फैलाने का उसका कार्यक्रम चल रहा है। और उसी प्रकार जो है एक दीपक त्यागी करके है कोई अपराधी, और जो कि वो समाजवादी पार्टी में भी वो रह चुका है, समाजवादी पार्टी के टिकट से वो लड़ भी चुका है। ये भी हमारे भारतीय भाई बहनों को जानना चाहिए कि वो दीपक त्यागी जो है समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनाव वो लड़ चुका है। आज अपने उस आपराधिक चेहरे को छुपाने के लिए वो बाबा बन गया है। अब उसने नाम बदल लिया है, यति नरसिम्हानंद सरस्वती। तो वो भी इसी तरह से आग वो गलता रहता है हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ, और वो आग उगल करके फिर देश में नफरत और भेद विभेद की आग जो है वो जो है इस तरह की आग जो है वो जलाता रहता है अपने भारतीय समाज में। और आप समझिए कि सिर्फ यही थोड़ी है, फिर इसके बाद उधर तौकीर रजा, शफीकुर रहमान वर्क, टीएस हसन, ये भी उसी तरह से वो पंथ का तो नाम नहीं लेते हैं, किसी और पंथ पर आक्रमण तो नहीं करते हैं, लेकिन किसी बहाने इस देश में आग लगाने का वो काम करते हैं। और बात सिर्फ जो है वो गद्दार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ और गद्दार जो है ये यति नरसिम्हानंद सरस्वती या दीपक त्यागी, गद्दार इस देश के गद्दार जो है ये तौकीर रजा, इस देश का गद्दार शफीकुर रहमान, इस देश का गद्दार टीएस हसन इत्यादि जैसों तक सीमित नहीं है। ये जो है वामन मिश्रम, वो बहुजन समाज पार्टी का एक जो संगठन उसकी एक शाखा है वामसेफ, तो वामसेफ का वो अध्यक्ष है ये वामन मिश्रम। वो लगातार सरेआम सभाओं में हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों के खिलाफ लगातार वो आग उगलता है। तो वह भी इन्हीं की श्रेणी में देश का दुश्मन और गद्दार है। और कुछ मौके देखिए, जितने भी देश में किसी न किसी बहाने अपने वक्तव्यों से और मौके या लगातार देश में नफरत वो फैला रहे हैं,
भारतीय आवाम ताकत दल ये उनको बेनकाब भी करेगा, उनको चिन्हित भी करेगा और अपने 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 भारतीय आवाम में उसको जो है इसके लिए अपनी भारतीय आवाम को जागरूक भी करेगा। यह देश के बड़े खतरनाक शत्रु हैं। वामन मिश्रम जो है हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले आदरणीय भारतीय भाई बहनों के खिलाफ बराबर आग उगलता है। वो कैसे आग उगलता है अभी इस पर जो है वो अभी इस पर चर्चा नहीं की जा रही है। मौके पे मौके जीतन राम मांझी भी बोलता रहता है। कुछ ऐसे और भी तत्वों को सुना गया है कि वो इसी भारतीय जनता पार्टी में के ही जो है कुछ और पदाधिकारी और उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा कि भारतीय जनता पार्टी का शासन आने दीजिए, जितने भी ब्राह्मण हैं उनको बाहर निकाला जाएगा। तो इस तरह के तमाम तत्व हैं और उन तत्वों को राजनीतिक संरक्षण मिलता है। राजनीतिक संरक्षण किससे मिलता है? जो है वो भारतीय जनता पार्टी से भी मिलेगा। जीएनपीसी, गांधी नेहरू परिवार, चांडा चौकड़ी काकस, या जिसको आप लोग भ्रम या भूल या गलती से कांग्रेस कह रहे हैं, उससे भी मिलता है। वाम दलों से भी मिलता है। जो तृणमूल कांग्रेस की जो ममता बनर्जी है उससे भी मिलता है। और भी जिस पार्टियों का मैंने नाम लिया है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल के इनके जो है मतलब कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश मुलायम, बहुजन समाज पार्टी के जो है मायावती, राष्ट्रीय जनता दल के लालू प्रसाद और उसके वो तेजस्वी, शिवसेना के उद्धव ठाकरे, और भी एक कोई जो है वो संजय राउत है, एनसीपी के जो है शरद पवार इत्यादि, और डीएमके। ये सब राजनीतिक दल जो है किसी न किसी रूप में, किसी न किसी बहाने, किसी न किसी की वजह दिखा करके इन खतरनाक तत्वों को समर्थन देते हैं। खतरनाक तत्वों का नाम मैं फिर से बोल दे रहा हूं। गद्दार जो है वो पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, गद्दार यति नरसिम्हानंद सरस्वती, गद्दार तौकीर रजा, गद्दार शफीकुर रहमान वर्क, गद्दार टीएस हसन, गद्दार वामन मिश्रम, और ये जो है जीतन राम मांझी, वो भी गद्दार है। जो भी इस देश में भेद विभेद फैलाता है उस देश का गद्दार है, देश का दुश्मन है। अब ये बात सिर्फ इन तत्वों तक ही सीमित नहीं है। जो राजनीतिक दल चलाते हैं वह भी इन्हीं के बराबर, इन्हीं की तरह जो है देश में नफरत फैलाते हैं। अभी 2 दिन पहले यह समाचार आया था कि वो डीएमके का कोई मंत्री था, वह उत्तर भारतीयों के खिलाफ जो है वो आग उगल रहा था। स्टालिन यानी वो खुद बोलता रहता है। अच्छा, खास करके तमिलनाडु के विषय में मैं बता रहा हूँ, कितने हमारे ऐसे मित्र हैं और ऊंचे पदों पर वो तमिलनाडु के हैं, लेकिन आकर के बस गए हैं बंगलौर में, और काफ़ी पूछताछ के बाद और इस तरह की जानकारी प्राप्त करने के बाद ये मालूम होता है कि वह जो है ब्राह्मण कहे जाने वाले भारतीय भाई बहनों की समाज के हैं। सिर्फ जो है डीएमके का
ब्राह्मण विरोधी जो 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 उसका चरित्र है और इस तरह का आतंक भी जो 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 फैला हुआ है, उससे परेशान होकर के वो हमारे ब्राह्मण कहे जाने वाले तमिलनाडु के लोग काफ़ी बंगलौर और इत्यादि शहरों में बसने के लिए वो मजबूर हो गए। तो ये डीएमके उसी आधार पर शायद वो वोट पाता होगा। लेकिन वही वो भी इसी तमिलनाडु में भेद विभेद और नफरत का एक बहुत बड़ा यानी फैक्टर बन गया है। उसके मंत्री जो है बराबर तो नहीं, इसी तरह से मौके उत्तर भारतीयों के सवाल इस बात का कि सब लोग भारतीय हैं और इन भारतीयों में जो भेद विभेद पैदा करता हो, चाहे वह स्टालिन हो, चाहे स्टालिन के मंत्री हो, या इस देश के खतरनाक शत्रु हैं। अब मोदी जी उसको पाले, बात दूसरी है। अब शिवसेना का चरित्र क्या था? शिवसेना कभी जो है हमारे दक्षिण भारतीय भाई बहनों के खिलाफ जो है इस तरह का अभियान चलाना, कभी जो है हमारे उत्तर भारतीय भाई बहनों के खिलाफ वो अभियान चलाना, कभी हमारे बिहार के जो भारतीय भाई बहन हैं, उत्तर प्रदेश के जो भारतीय भाई बहन उनके खिलाफ जो है वो अभियान चलाना। तो ऐसे खतरनाक जो तत्व हैं। और यही नहीं, रेलवे स्टेशनों पर वो पहचान करके उनसे मारपीट करके उनको जो है वो यानी मुंबई के बाहर जाने के लिए जो है वो मजबूर करना, ये चरित्र है जो है इसका शिवसेना का। और वही शिवसेना हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के भी खिलाफ जो है वो आग उगलती है। शायद अब वो थोड़ा सा कम इसलिए हो गया होगा कि अभी वो जेएनपीसी के साथ वो सरकार बनाई है, तो कुछ उसकी जो एक दिखावटी संस्कृति है, जेएनपीसी दिखाती है ना कि हम जो है बहुत हितैषी हैं, रहनुमा हैं हमारे अपने मुसलमान भारतीय भाई बहनों या हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहनों के प्रति। तो हो सकता है कि उस वातावरण का जो दिखावटी वातावरण है उसका कुछ असर हो। तो इस तरह के वो खतरनाक है। और इसी प्रकार जो है ये ममता बनर्जी, देखिए ये सारी बातें जो है भारतीय जनता दल अपने आदरणीय भारतीय आवाम के सामने रखता है, उनको समझाता है, उनसे निवेदन करता है और उनको जागरूक करता है। भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो किस रूप में लेते हैं? वो एक कहता है कि अरे यूट्यूब वाले सर तो कहते हैं कि भाई इसको बर्खास्त कर दो, उसको बर्खास्त कर दो, इसको बर्खास्त कर दो। तो उन महोदय के लिए और उन महोदय की तरह और लोग भी होंगे, तो उनके लिए भी भारतीय जनता दल ये कहना चाहता है कि ये मुख्यमंत्री, वो मुख्यमंत्री, फला मुख्यमंत्री को जो बर्खास्त करने की बात बताई जाती है, वो मुख्यमंत्री हमारी आवाम के लिए अभिशाप बने हुए हैं। सभी मुख्यमंत्रियों को नहीं कहा जाता है कि बीजू पटनायक मुख्यमंत्री को, शिवराज सिंह को, या जो है वो या गहलोत ही मान लीजिए, गहलोत को और YSRC को बर्खास्त करने की बात नहीं होती है। जो अभिशाप बन गए हैं तो उन्हीं को बर्खास्त करने की बात भारतीय जनता दल करता है। इसमें सबसे बड़ी अभिशाप बनी हुई है ये जो है ममता बनर्जी, और जिसने इस तरह का कुतर्क दिया कि यूट्यूब वाले सर जो है सभी मुख्यमंत्रियों को
बर्खास्त करने की बात करते हैं, इसमें सुप्रीम कोर्ट आ जाएगा। हालांकि उनके हर कुतर्कों पर जवाब देने के लिए मैं जवाब देने के लिए मैं की जिम्मेदारी मेरी नहीं है, लेकिन उनको आईना दिखाना जरूरी है। तो ऐसे लोगों को, तो ममता बनर्जी पर बीजेपी के एक भक्त, मोदी के अंधभक्त एक है प्रदीप सिंह, उनका हाल ही में एक वो यूट्यूब पर उनका एक वीडियो देखा गया, जिसमें कह रहे हैं कि भाई एक ऐसा प्रदेश है जहां केंद्र की एजेंसी जाने से वहां डरती है, केंद्र का प्रभाव वहां नहीं दिखता है, और केंद्र की हुकूमत का केंद्र की हुकूमत का वहां प्रभाव नहीं दिखता है, केंद्र की हुकूमत का इकबाल खत्म हो गया है। ये प्रदीप सिंह जैसे लोग बताएंगे क्या? वो तो साफ मालूम है कि वो ममता बनर्जी बिल्कुल उदंड संघीय अनुशासनहीनता को धता बताते हुए, संघीय यानी मर्यादा को तोड़ते हुए, संघीय अनुशासनहीनता, संघीय संघीय अराजकता और संघीय दुर्व्यवस्था का वो प्रतीक बन गई है। तो ये तो कहा जाता है कि मोदी जी उसको पालें, तो मोदी जी पाल करके सीधे रूप में जो मोदी जी जो है जिस मोदी जी से अपेक्षा है, और जो हमारी भारतीय आवाम ने इन मोदी महोदय को प्रधानमंत्री बनवाया, इस आशा से और इस अपेक्षा से कि वो ममता बनर्जी जैसी देश के अभिशाप, पश्चिम बंगाल के लिए अभिशाप से मुक्ति से निजात दिलाएंगे हमारे पश्चिम बंगाल के आदरणीय भारतीय भाई बहनों को। आज उनके ऊपर मोदी जी का ही जो है वो वरदहस्त है। ये जो तर्क दे रहे थे ना कि भाई कि यूट्यूब वाले सर क्या कहते हैं कि सभी वो मुख्यमंत्रियों को बर्खास्त करने की बात करते हैं। मैंने सभी को नहीं कहा, मैंने तो चिन्हित भी किया था। मैंने तो जो केजरीवाल के ये दोनों, केजरीवाल की जो सरकार है दिल्ली की, जो पंजाब की, उसको भी मैंने कहा था। टीएमसी को मैं बराबर कहता हूँ। विजयन जो है वो केरल, जो जिसका नाम है वो पिनराई विजयन, जो केरल का है, और डीएमके जो है, डीएमके की सरकार है जिसका मुख्यमंत्री स्टालिन है तमिलनाडु में। इनको बर्खास्त करके हमारी जो भारतीय अवाम को राहत दिलाने की, उसको इस हिसाब से निजात दिलाने की बात वो बराबर करता रहता है। तो उसके विषय में ये मोदी के अंधभक्त या चमचा कह लीजिए, प्रदीप सिंह खुद कह रहे थे कि पश्चिम बंगाल एक ऐसा प्रदेश बन गया है जहां पर केंद्रीय एजेंसियों का, केंद्र सरकार का इकबाल बिल्कुल समाप्त हो गया। तो अब इसको आप क्या कहेंगे? मोदी जी की कायरता कहेंगे या मोदी जी, बताया गया कि मोदी जी ने स्वयं प्रधानमंत्री पद की जो गरिमा होती है, जो उसकी प्रतिष्ठा होती है, जो उसका इकबाल जो होता है, उसको मोदी जी ने तबाह कर दिया है। और उसी का फायदा उठाते हुए ममता बनर्जी हुई, पिनराई विजयन हुआ, एमके स्टालिन हुआ, और जो है ये केजरीवाल या उसका जो भगवंत मान हुए, ये बिल्कुल उदंड हो गए। एक अराजकता की स्थिति है। इस संबंध में ये बताना जरूरी है कि धारा 356 जो राज्यों को अनुशासित करने के लिए और केंद्र की हुकूमत को स्थापित करने के लिए जो संवैधानिक व्यवस्था है, धारा 356,
उसका कई बार अनुचित वो उसका उपयोग या उसका दुरुपयोग कर लीजिए। इस जीएनपीसी ने, गांधी नेहरू परिवार झंडा चौकड़ी काकस ने सैकड़ों बार उसका दुरुपयोग किया है अपने राजनीतिक स्वार्थ को साधने के लिए। आज जब देश के हित में और अपनी आवाम के हित में इसके उपयोग की बात है तो मोदी जी जो है कायरता दिखा रहे हैं। तो मोदी जी इसीलिए ये इस मुल्क के लिए अभिशाप बन गए। क्या कि देश के अभिशाप माने इस तरह के तत्वों को उनको ठिकाने लगाने के बजाय ठिकाने लगा करके अपने आवाम को राहत देने के बजाय उनको पाल पोस रहे हैं। वास्तविकता ये जो जीएनपीसी का, गांधी नेहरू परिवार झंडा चौकड़ी काकस का चिंतन शिविर हुआ 3 दिन के लिए उदयपुर में। ये हुआ कि जो इस देश का अभिशाप है मोहनदास करमचंद गांधी, उसके जन्मदिन 2 अक्टूबर से वह देश में वो दौड़ा करेगा, दौड़ा नहीं, पद यात्रा करेगा। और अब यही देश को समझना है कि इस देश को बांटने में जिस संगठन ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, पाकिस्तान बनवाया। पाकिस्तान बनने के संबंध में 25 से 30 लाख लोगों की हत्या हुई। हमारे भारतीय भाई बहनों ने जान गंवाई। 3 करोड़ से ऊपर हमारे जो है वो भारतीय भाई बहनों के घर उजड़े। और नेहरू ने उसी भाषा के आधार पर प्रांत बनवा करके प्रांतवादिता के कट्टरवाद के कारण जो है और इस देश को विखंडित किया। और तो फिर माने सिर्फ बांटना और बांटने में बीजेपी भी कम नहीं है। बीजेपी ने एक ही बार में जो मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, बिहार से झारखंड और उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड। देखिए, कभी भी समस्या का समाधान हमारे भारतीय भाई बहनों और खास करके ये विखंडनकारी ताकतों से भारतीय जनता दल कहना चाहता है, समाधान कभी भी बांटने में नहीं होता है। विभाजन विखंडन की दशा वही होती है प्याज के छिलके की तरह। कितना बांटेंगे? बांटते ये फिर एक वो व्यक्ति वो रह जाएगा। उस व्यक्ति में भी द्वंद्व है कि वो क्या सोचता है, क्या बोलता है। तो कभी भी समस्या का समाधान विभाजन में नहीं है, विखंडन में नहीं है। समस्या का समाधान जो है एकीकरण में है, यूनिफिकेशन में है, एक साथ रहने में है। लेकिन ये सब जो है बीजेपी ने एक ही बार में इन 3 राज्यों को बांटा। मध्य प्रदेश को, बिहार को और जो है वो उत्तर प्रदेश को। और पता नहीं जो है वो, और कांग्रेस ने या जेएनपीसी ने आंध्र प्रदेश को जो बांटा, हालांकि उसके पीछे जो है वो केसीआर था, के चंद्रशेखर राव, वो टीआरएस उसकी पार्टी है, तेलंगाना राष्ट्र समिति। ये सब बकवास है। विखंडन कभी भी इस देश का समाधान हो नहीं सकता। तो हालांकि किसी प्रांत का विभाजन करना है तो इस तरह का प्रस्ताव जो है वो विधानसभा से ही जाता है।
वो केंद्र को जाता है, केंद्र जो है फिर वो उसको संसद में रखती है, केंद्र उसको रखता है और संसद उस पर विचार करता है। ये जीएनपीसी की सरकार केंद्र की संवैधानिक प्रक्रिया का बिल्कुल उल्लंघन करते हुए, यानी आंध्र प्रदेश विधानसभा के बगैर रिकमेंडेशन के, बगैर संस्तुति के सीधे जो है वो संसद से इसने कानून जो है वो पारित करवाया। आंध्र प्रदेश में जो कांग्रेस शून्य हो गई और YSRC आ गई, उसके पीछे मुख्य कारण यही है कि कितनी बेरहमी से, और वो भी संवैधानिक प्रक्रिया की हत्या करते हुए उसने संसद में जो है वो संसद के कानून से या संविधान संशोधन करके उस आंध्र प्रदेश को बांटा, तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में। तो हमेशा इसी से ये बांटते रहे, बांटना इनकी फितरत है, चाहे वो प्रदेशों को बांटे चाहे अपने आवाम को बांटे। इसलिए भारतीय जनता दल बराबर कहता है कि इनको पहचानिए, ये आपको बांट करके कमजोर करना चाहते हैं। इनको मालूम है इन सारी ताकतों को, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे आपका जीएनपीसी या गांधी नेहरू परिवार चांदा चौकड़ी काकस या कांग्रेस हो, चाहे वामदल हो, चाहे टीएमसी हो, जितनी भी पार्टियां, उनको मालूम है ताकत असली जो है वो आवाम की है। ये उनको अच्छी तरह मालूम है, और इस आवाम को अपने बस में करना है, उनको मानसिक गुलाम बनाना है, उनको मानसिक गुलाम बना करके उनसे वोट छीनना है, सत्ता हथियानी है। ये इनका मंसूबा है, ये इनकी साजिश है। तो कैसे होगा? इसको आवाम को बांटो, वही हथियार जातिवाद का, संप्रदायवाद का, सांप्रदायिकता का, भाषावाद का, और भाषा के आधार पर जो प्रांत बने हैं वो प्रांतवाद इत्यादि, क्षेत्रवाद, समूहवाद तो अलग है। और बहुत लोग जो है वो महत्वाकांक्षी भी होते हैं, जैसे के चंद्रशेखर राव और भी लोग महत्वाकांक्षी, यूनियन जो है वो आंध्र प्रदेश को ही बांट दिया। तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षावाद भी जो है वह देश के लिए वो खतरनाक होता है। तो इनके द्वारा जो है अपनी पूरी आवाम को, पूरी भारतीय आवाम को कोई इन्होंने बांटने की एक साजिश कर रखी। उन्हीं के खिलाफ भारतीय जनता दल सिर्फ जो है सबको एक करना चाहता है। इसलिए अपना नाम भी रखा है, इसके पहले भी बताया गया, इसने अपना नाम भी रखा है कि भारत के अवाम की ताकत, और वो ताकत तभी आ सकती है एकता के आधार पर। और वो एकता भी कैसे आ सकती है? उसका सब एक ही आधार है, भारतीयता के आधार पर। इसीलिए तो कहता है कि भाई हमारे जितने भी देशवासी हैं वो अपने को हिंदू या मुस्लिम या सिख या ईसाई या ठाकुर या क्षत्रिय, राजपूत या ब्राह्मण, यादव, ओबीसी, या अपने को गुजराती, मराठी, उड़िया, तमिल और मलयाली, कन्नड़, तेलुगु और बंगाली, पंजाबी, हरियाणवी, बिहारी, कहना भी छोड़ दें, महसूस करना भी छोड़ दें, और उस तरह का व्यवहार करें। भारतीय जनता दल एकता के साथ जो है शासन पद्धति के, जब इसके हाथ में मान लीजिए वो आता है सत्ता का उपकरण, शासन पद्धति की भी शासन पद्धति, और उसके द्वारा अपने आवाम और देश की खिदमत करने की भी रूपरेखा जो है वो कई बार बताया हुआ है। आगे आने वाली एपिसोड में बताया जाएगा।
तो देश में एकता भी लाना चाहता है, सद्भाव भी लाना चाहता है, और भारतीयता आधारित और इखलाक मोहब्बत भी लाना चाहता है, और शासन पद्धति के द्वारा भी जो है अपनी आवाम की जिसकी वो हकदार है, अब खिदमत के साथ साथ उनकी जो इज्जत है भारतीय नागरिक के रूप में, वो उनकी इज्जत को बख्शते हुए खिदमत उनकी और अपने मुल्क की खिदमत वो करने के लिए जो है ये प्रयासरत है, और यही उसकी मुहिम का मुख्य आधार है। इसलिए सभी भारतीय भाई बहन भारतीयता के आधार पर एक होइए और इन सारी शक्तियों को ईवीएम मशीन पर नष्ट में नाबूद करने के लिए निश्चय करेंगे। उस निश्चय का प्रकटीकरण जो है वो ईवीएम मशीन पर आना चाहिए। अब ये राहुल गांधी जो पद यात्रा कर रहा है उसको अगले एपिसोड में बताया जाएगा कि कैसे इसके जो देश के खतरनाक राहुल गांधी जैसे गद्दार के खतरनाक मासूमों को किस तरह से जो है वो निष्फल करना है, उस पर भी चर्चा की जाएगी अगले एपिसोड में। तो इन्हीं आवश्यक शब्दों के साथ इस आवश्यक पर चर्चा को इन पर विराम दिया जाता है। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।